एक मैंने सीरीज बनाई थी, इज इजिप्ट सीक्रेटली भारत। राइट, हाँ, आई तो सॉ दैट वीडियो। उसके अंदर लास्ट में मैंने एक बात बोली थी कि वी आर द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन एंड इफ वी डिग डीप इनफ वील बी एबल टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हर चीज़ की जड़ भारत के अंदर है। अब हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उसको पैसे नहीं मिलते खुदाई करने के लिए। द्वारका उन्होंने बता दिया कि यहाँ द्वारका, हमें गोता लगा के निकालने दो, उनको परमिशन नहीं दे रहे। ताजमहल की बेसमेंट नहीं खोली अभी तक, उसके अंदर क्या छुपाया हुआ किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो शिव मंदिर था, तो सब शिव मंदिर हो गया कि ताजमहल शिव मंदिर था, मक्का शिव मंदिर है। इसके ऊपर भी मैं देख रहा था कि पूजा अर्चना, आरती और आराधना, इनके अंदर क्या अंतर है। हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, सबका मीनिंग अलग है। निमंत्रण और आमंत्रण के अंदर भी निमंत्रण जब आप किसी को देते हो उसके अंदर टाइम निर्धारित होता है और खाना मिलेगा निर्धारित होता है, और थोड़ा सा ज़्यादा फर्म होता है कि आइए आइए आप। आमंत्रण होता है कि उसके अंदर खाना नहीं है, टाइम फिक्स है और फर्म है, आइए। उसके बाद पूजा अर्चना आराधना और आरती, ये सारी अलग अलग। आरती एक भूत शुद्धि का फॉर्म है बेसिकली, जिसके अंदर हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और ऑरा क्लीन करते हैं अपनी डेटी का भी, जिसकी वजह से हमारा भी ऑरा क्लीन होता है। पूजा के अंदर आपको कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस नहीं चाहिए, उसके अंदर आप जप भी कर सकते हैं और उसके अंदर इट्स लाइक अ कॉन्वर्सेशन, जिसको हम कहते हैं पूजा। आराधना के अंदर संकल्प एडेड होता है। जो सुबह हम करते हैं वो केवल पूजा है। अगर वो नियमित रूप से हम करें तो वो अर्चना है। और अगर हम उसके अंदर एक अपनी संकल्प लगा लें, संकल्प अगर ऐड करते तो उपासना बन जाती है। और अगर उसके बाद हम उससे कुछ लेना चाहें, सिद्धि कोई अगर लेना चाहें, तो वो साधना बन जाती है। मैं कह रहा हूँ ऋषि सुनक भारतीय मूल का है, यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसने क्या दिया तुम्हें? लॉलीपॉप। कोई नहीं कर रहा बेसिकली। या विवेक भी बनेगा यूएस का तो कुछ नहीं करेगा। विवेक तो बनेगा नहीं, बनना चाहिए पर बनेगा नहीं, तो वो बड़ा छोटा है अभी। जितना ज़्यादा माल आप बाहर बेचोगे उतने ज़्यादा आप समृद्ध होगे। चाइना आगे कैसे निकला? उसने कहा कि कूड़ा करकट बनाओ बट सस्ता बनाओ। चाइनीज़ लड़ी आप एक बार ही लगाओ लाइटों की और वो अगली बार चलेगी नहीं, ख़त्म हो जाती है, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो बना ही वैसे रहे हैं, चीप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हम वही प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ड्यूरेबल, जैसे जापानीज़ बनाते हैं, हाई क्वालिटी इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स। यही लोग जो अभी गरीब हैं, इनके पूर्वज, इनकी जो फैमिलीज़ हैं, ये मूर्तिकार हुआ करते थे, ये कपड़े बनाते थे, ये अलग अलग खिलौने बनाते थे। उनका इकोनॉमी को बढ़ावा देने में काफ़ी करेक्ट योगदान था। और उन्हीं के पास पैसा था बेसिकली, जिनको आज हम सो कॉल्ड SC/ST जिनको हम कहते हैं, मेन पैसा इन्हीं के पास था सारा का सारा। ब्राह्मण केवल नॉलेज रखेगा, ना वो वेपन रखेगा, ना लैंड रखेगा, ना वेल्थ रखेगा। क्षत्रिय केवल वेपन रखेगा, ना वो नॉलेज रखेगा, ना लैंड रखेगा, ना तलवार भाले, ये तो राजा महाराजा रखते थे। बट जो बड़े वेपन्स होते थे, मिसाइल टाइप अगर हम उसको बोल सकते हैं, तो वो सारे ऋषि मुनियों के पास होते थे। और ये राजा महाराजा उनके पास जाते थे और कहते थे कि फलाना अस्त्र, ढिमाका अस्त्र हमें दे दो प्लीज़। तो फिर वो जो उनके गुरुजी उनको समझाते थे कि बेटा ये मंत्र है, इस तरीके से इसको सिद्ध करना है, मंत्र को ऐसे यूज़ करना है, इतनी बार यूज़ कर सकता है, इतना इम्पैक्ट होगा, वो पूरी नो हाउ उनको देते थे। बट इट वॉज नॉट कॉमनली टॉट टू ऑल द रूलिंग क्लास। ये सब ब्राह्मणों के पास स्पेसिफिक रहता है। तो उसमें ये होता था कि अगर आपने बीफ खा लिया तो फिर आपके लिए मुश्किल है वापस, क्योंकि देन जो आपके सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू बैक इन दैट फोल्ड, बिकॉज लाइक फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड आप यू थोड़ा पोल्यूट हो गए हो, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि इस तरीके का टर्मिनोलॉजी यूज होती थी उनके अगेंस्ट। अब बात आती है कि जो गाय को मारेगा क्या वो हिंदू है या नहीं है। अब एक ऐसी स्थिति में हम हैं कि अगर गाय नहीं होगी तो मर जाओगे, तुम्हारा परिवार मर जाएगा, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। और गाय है तो उसकी कृपा से तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारा खाना बनाने के लिए उपले होंगे तुम्हारे पास, गौमूत्र होगा जो तुम्हारी बीमारियां वगैरह ठीक कर देगा। और मैं कह रहा हूँ कि जो बंजर भी हो गई ज़मीन, गाय का गोबर गिरता है उसके अंदर फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें गाय तुम्हें दे रही हैं। तो गाय का मांस खाने से तुम हिंदू रहो या ना रहो, सेंसिबल इंसान नहीं रहोगे। आज की डेट में द कपल्स हु
want to have kids as well won't have more than one, right? That is become sort of the norm. And then there are other couples who are not even interested or not bothered, right? There could be multiple factors like यार अपने लिए नहीं बचता तो बच्चे को कहाँ से पालें? How are you going to give them the right education? एक मैंने सीरीज बनाई थी इज इजिप्ट सीक्रेटली भारत. Right, हाँ, I तो- saw that video. उसके अंदर लास्ट में मैंने एक बात बोली थी कि वी आर द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन एंड इफ वी डिग डीप इनफ वील बी एबल टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. मतलब ये है कि अगर तुम मूल में जाओगे तो तुम्हें सारे उत्तर मिलते चले जाएंगे. बाकी सारी सिविलाइजेशंस तुमने ख़त्म कर दी बट भारतीय सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि ये जड़ है. यहीं से थोड़े टाइम सेटल होने दो. अगर इब्राहिमिक कल्चर्स जो हैं अपने आप को इम्पोज करना बंद कर दें, पूरा विश्व दोबारा इंडिजिनस हो जाएगा, सब की प्रैक्टिसेस दोबारा बाहर आ जाएंगी और ये सब ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि ये बाय फोर्स इम्पोज किया हुआ है. तो हर चीज़ की जड़ भारत के अंदर है. अब हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे उसको पैसे नहीं मिलते खुदाई करने के लिए. द्वारका उन्होंने बता दिया कि यहाँ द्वारका हमें गोता लगा के निकालने दो, उनको परमिशन नहीं दे रहे. मैं कह रहा हूँ पैसे यार आप और मैं मिलके हम एक फंड रेजर करें 5-10 करोड़ उनका 5 करोड़ उनका साल का उनको चाहिए बजट. 5 करोड़ हमने इकट्ठा किया उनको दे दिया, एक साल के लिए शांति, अगले साल फिर 5 करोड़ किया हम दे सकते हैं. क्राउड फंडिंग से हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फंड कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट भी करते हैं डोनेशंस. बट अगर सरकार उनको देगी नहीं परमिशन गोता लगाने की तो क्या ढूंढेंगे. जो हमारे यहाँ पे बोध गया है, पहले जब गौतम बुद्ध ने शरीर छोड़ा था तो उनकी अस्थियों को जितने स्तूपा बनाए ना, हर स्तूपा के अंदर उनकी एक अस्थि हड्डी का टुकड़ा उसको वहाँ पर लगाया, उसके ऊपर स्तूपा बनाया. अब हमें पता है कि वो अस्थि दिखती कैसी है. तो अगर उस अस्थि का एक रेप्लिका बना लो तुम, प्लास्टिक का या रेजिन का या कुछ भी, उसके ऊपर कुछ एनग्रेव्ड है, वैसे उसके ऊपर एनग्रेविंग कर लो. जैसे ताजमहल के बाहर ताजमहल बिकते हैं छोटे, वैसे शांति स्तूपा या जो बोध गया है वहाँ पर तुम वो दो गौतम बुद्ध की अस्थियाँ. 10,000 की बेचो, 15,000 की बेचो, 20,000 की बेचो, कोई दिक्कत नहीं है. हाई क्वालिटी पॉलिश प्रोडक्ट, क्योंकि तुम्हारे पास सारा इतिहास है, तुम्हारे पास एंशिएंट साइट्स हैं, तुम उसमें से सामान निकालो यार, बेचो, तुम क्या दिक्कत है. बट ये कि सरकार का उस तरफ है ही नहीं. ताजमहल की बेसमेंट नहीं खोली अभी तक, उसके अंदर क्या छुपाया हुआ किसी को नहीं पता. कुछ लोग कहते हैं कि ये तो शिव मंदिर था, तो सब शिव मंदिर हो गया कि ताजमहल शिव मंदिर था, मक्का शिव मंदिर है, और अभी मैं मक्का में शिवलिंग है क्या? हाँ, मक्केश्वर महादेव. हाउ इनोवेटिव. तो उसके बाद स्पेकुलेशन अगेन, नोबडी नोज ऑब्वियसली. हाँ, किसी को नहीं पता भाई. हालांकि शेप काफ़ी जो एरिया है उसकी शेप काफ़ी सिमिलर है, बट एनीवे. और परिक्रमा वगैरह लगाने का भी सीन है. मैं बनाने वाला था कि इज़ इस्लाम अ फेक रिलीजन, तो बट मेरे को लगा कि मैं दुबई में हूँ, मुझे तो उड़ा देंगे यहाँ पे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई. भाई इंडिया में भी उड़ा देंगे. तो नहीं, बेसिकली मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता था इस्लाम पे. मैं बोलना ये चाहता था कि जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो सारी सनातन के अंदर हैं, उसकी हल्की सी एक डिस्टॉर्शन है बेसिकली. हाथ धोना, कुल्ला करना, सर पे टोपी पहनना, जहाँ वो सर पे टोपी पहनते हैं हम वहाँ शिखा रखते हैं. जूस भी वहीं टोपी पहनते हैं. तो मतलब उसका जो यहाँ है सहस्त्रार, लोग कहते हैं कि सहस्त्रार यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है. इसको बिंदु भी कहते हैं. सर का एक फ्लैट हिस्सा है पीछे, यहाँ पर ये हमारा सहस्त्रार चक्र है. इसलिए जितने भी पुरोहित या ब्राह्मण पंडित होते हैं वो शिखा अपनी रखते हैं और इसको स्टिमुलेट करते हैं. अपनी शिखा पकड़ के हल्का हल्का खींचते हैं. तो जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चे तो ऐसे सर हिलाते हैं और शिखा खींचते हुए, शेंडी कहते हैं महाराष्ट्र में, तो शेंडी को खींचते खींचते अपने वेद याद करते हैं कि वो तुम्हारी मेमोरी पावर बढ़ाती है, क्लैरिटी बढ़ाती है. और ये सब उस जगह को ये टोपी पहनते हैं और जूस भी टोपी पहनते हैं. और जो वज्रासन में बैठते हैं ये, और नमाज पढ़ने के लिए, नमाज भी वैसे इट्स एन इंडिक वर्ड, नमाज, इट इज़ नॉट एन अरबी वर्ड. देन व्हाट इज इट कॉल्ड इन अरबी? इट इज़ कॉल्ड समथिंग वियर्ड, वो मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, बट ये इंडिक वर्ड है. यहाँ उर्दू वर्ड होगा ना नमाज की. तो उर्दू इज एन इंडिक लैंग्वेज, यहाँ डेवलप हुई, मतलब उर्दू में ही बोला जाता है. जैसे मैं कहता हूँ कि वेटर को इशारा करियो, इशारा इज एन अरबिक वर्ड. तो जो सिग्नल्स हैं दुबई में
जो अरबिक मेरे को मिला बंदा, तो वो कहते कि ये इशारा आ गया, इशारा आ रहा है बेसिकली, विच मीन्स ट्रैफिक सिग्नल आने वाला है, रुकने वाली गाड़ी। तो दायरा ये भी वहाँ से है, और बहुत सारे शब्द, वो मेरे को दुबई जाने के बाद पता चला कि कितनी अरबी घुसी हुई है बेसिकली, क्योंकि जैसे अभी डिबेट चल रही थी कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाओ। हिंदी तो सबसे ज़्यादा जवान भाषा है, सबसे छोटी है उम्र में, और मेरे हिसाब से तो संस्कृत होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से सारा कुछ निकलता है। तो जितनी इनकी प्रैक्टिस जितनी भी इनकी प्रैक्टिसेस हैं, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, रात को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, ये वो, तो इनमें 5 है, हमारे में 4 संध्या होती हैं, कि जहाँ पर 2 संध्या मिलती है, जहाँ पे 2 पहर मिलते हैं उसको हम संध्या कहते हैं, और हम उस टाइम पे आरती पूजा करते हैं। दिन में 4 बार ही करना होता है, लोग करते 1 बार ही हैं, बट जो असली पुरोहित हैं या जो कर्मकांड वगैरह करते हैं दिन में 4 बार ही करते हैं, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का कस्प होता है, 2 चीज़ें जहाँ भी मिलते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसको टू मेक यूज़ ऑफ इट वो उस टाइम पे अपनी पूजा अर्चना करते हैं। इसके ऊपर भी मैं देख रहा था कि पूजा अर्चना, आरती और आराधना, इनके अंदर क्या अंतर है। हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, सबका मीनिंग अलग है। निमंत्रण और आमंत्रण के अंदर भी डिफरेंस क्या मतलब है इनमें, पूजा अर्चना आराधना में और निमंत्रण आमंत्रण में? निमंत्रण जब आप किसी को देते हो उसके अंदर टाइम निर्धारित होता है और खाना मिलेगा निर्धारित होता है, और थोड़ा सा ज़्यादा फर्म होता है कि आइए आप। आमंत्रण होता है कि उसके अंदर खाना नहीं है, टाइम फिक्स है और फर्म है, आइए, कि राजा ने आपको आने का आमंत्रण दिया है कि आओ, मिलना है। पर राजा बुलाएगा और खाना नहीं खिलाएगा? हाँ, तो राजा उसको भी बुला सकता है ना, किसी क्रिमिनल को भी बुला सकता है। ओके। तो आमंत्रण के अंदर आप किसी को बुलाते हो वार्ता के लिए, निमंत्रण के अंदर खाना भी है। तो इसलिए जब भी जैसे ब्राह्मणों को भोज करवाते हैं हमारे में, तो ब्राह्मण आपस में, जो पंडित जी आपस में बोलते हैं, वो कहते हैं निमंत्रण है, निमंत्रण के लिए जाना है। निमंत्रण के अंदर खाना इंक्लूडेड है। तो ये निमंत्रण आमंत्रण हो गया। उसके बाद पूजा अर्चना आराधना और आरती, ये सारी अलग अलग। आरती एक भूत शुद्धि का फॉर्म है बेसिकली, जिसके अंदर हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और ऑरा क्लीन करते हैं अपनी डेटी का भी, जिसकी वजह से हमारा भी ऑरा क्लीन होता है। तांत्रिक, कंप्लीटली आरती इज अ तांत्रिक प्रोसेस। ओके। पूजा के अंदर आपको कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस नहीं चाहिए, उसके अंदर आप जप भी कर सकते हैं, और उसके अंदर इट्स लाइक अ कॉन्वर्सेशन, जिसको हम कहते हैं पूजा। आराधना के अंदर संकल्प एडेड होता है। कि आप संकल्प लेकर और फिर आप आराधना, अनुष्ठान एक तरह का। अनुष्ठान और आराधना आई थिंक इंटरचेंजेबल, ठीक है। तो इसके अंदर मेन डिफरेंसेस हैं कि एक के अंदर सब्सटेंस यूज होता है और संकल्प यूज होता है। एक के अंदर ना सब्सटेंस है ना संकल्प है, एक के अंदर सिर्फ सब्सटेंस है और कोई संकल्प नहीं है, एक के अंदर सिर्फ संकल्प है और कोई सब्सटेंस नहीं है। तो इसके बेसिस पे अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं। तो जो नॉर्मली लोग सुबह उठ के करते हैं वो या तो पूजा है, और अगर आप दिया अगरबत्ती जला रहे हो तो नहीं, वो पूजा ही है, वो पूजा ही है, वो फिर भी पूजा ही रहेगी। क्योंकि पहली बात, दिया जला के करना क्या है, अगर आपको नहीं पता और आपने बस दिया जला दिया, वहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं है। ओके। और अगरबत्ती तो जलानी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि बैम्बू की लकड़ी जलने से बड़ी पॉइजनस गैसेस वगैरह रिलीज होती है, तो अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, धूप जलानी चाहिए। तो जो सुबह हम करते हैं वो केवल पूजा है। अगर वो नियमित रूप से हम करें तो वो अर्चना है। और अगर हम उसके अंदर एक अपनी संकल्प लगा लें, संकल्प अगर ऐड करते तो उपासना बन जाती है। और अगर उसके बाद हम उससे कुछ लेना चाहें, सिद्धि कोई अगर लेना चाहें, तो वो साधना बन जाती है। तो जैसे जैसे पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं उसका नाम अलग अलग है। ये मानता है हमारी। तो बट ये कि अभी कहाँ है, ये हमारे पूर्वजों की बात हो गई सारी की सारी। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम हैं आधे अंग्रेज नौकर बेसिकली, कि पूरे अंग्रेज हम बन नहीं सकते, और आधे इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे मालिक होते हैं, साहब होते हैं, हम कुछ कुछ उनकी तरह, उनका बोलचाल, उनका रहन सहन, उनकी जीवन पद्धति हम सब अपना लेते हैं, तो हम नौकर हैं बेसिकली।
हम खुश होते हैं कि भाई हमारे इतने सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हमारे CEOs हैं और CXOs हैं, ये है वो है, कंपनी हेड्स हैं। तुम्हारा क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा क्या भला, भारत का क्या भला हो रहा है उससे? कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं भी जाके अब मैं कोई इंटरनेशनल कंपनी ज्वाइन कर लूँ और कल को मैं बड़ा CEO बन जाऊँ, मैं कह रहा हूँ ऋषि सुनक भारतीय मूल का है, UK का प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसने क्या दिया तुम्हें? लॉलीपॉप। कोई नहीं कर रहा बेसिकली। या विवेक भी बनेगा यूएस का तो कुछ नहीं करेगा। विवेक तो बनेगा नहीं, बनना चाहिए पर बनेगा नहीं, तो वो बड़ा छोटा है अभी। यूएस बहुत ही यंग है वो, हाँ 37-38 only, right? ऋषि सुनक भी ज़्यादा एज में नहीं है, इतनी आसपास की एज ही है दोनों की। बट विवेक रामास्वामी जो है, मेरे हिसाब से यूएस की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, उनको चाहिए थोड़ा सा मच्योर बंदा, 50 अबव होना चाहिए कि वो उस टाइप के बंदे को रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। ओल्ड वेल्दी बिजनेसमैन या ओल्ड एंड वेल्दी पर्सन, उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं हमेशा। यंग ब्लड को इतना वो नहीं कहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली पॉइंट यही था कि अगर हम अपने आप को आज की डेट में देखें तो हमारे पास अभिजीत अय्यर मित्रा जो हैं, उनका एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने बताया कि भाई हमारी 45% जनता जो है स्टंटेड है, हाइट कम है, नॉर्मल बंदे से 1-1.5 फुट हाइट कम है, और 33% लोगों को ठीक से नज़र नहीं आता है। ये मैं शार्क टैंक का जो बंदा है ना, लेंस कार्ट वाला, हाँ, उसकी पिच थी, उसमें मैं देख रहा था। तो अगर ये दोनों बातें सत्य हैं कि 45% लोग स्टंटेड है, सिर्फ फिजिकली स्टंटेड नहीं, मेंटली भी स्टंटेड है, उनकी कॉग्निशन कैपेबिलिटीज़ नहीं है, उनको समझ में नहीं आती चीज़ें। तो ये अगर हमारी पॉपुलेशन है तो, और हम बात करते हैं कि भाई विश्व गुरु की और हम सुपर पावर बन जाएंगे, तो जैसे पाकिस्तान कहता है ना हम एटमी ताकत है, तो ये वैसे ही साउंड करता है कि इसके अंदर सब्सटेंस नहीं है बिल्कुल कि भाई हमारा जज्बा है और अब ये है वो है, वी आर वेरी पैशनेट पीपल एंड दिस एंड दैट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आवर पॉपुलेशन इज नॉट ट्रेंड इनफ, और उसकी तरफ कोई एफर्ट भी नहीं है। जो बंदा थोड़ा पढ़ लिख जाता है वो कहता है कि भाई बाहर निकलो और कमाओ, और जो यहाँ पढ़े लिखे हैं 90% मजबूरी की वजह से हैं। अगर उनको बाहर से कोई बढ़िया ऑफर मिल रहा होता तो वो निकल लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी इच्छा से यहाँ हैं और केपेबल भी हैं, हाई कैलिबर हाई आउटपुट निकाल सकते हैं, तब भी वो यहाँ हैं और बेचारे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक्सीलेंस को बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी सही वर्ड नहीं है, एक्सीलेंस को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप और मैं भारत की टॉप 1% में आते हैं, जितनी पढ़ाई हमने करी, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भारत के टॉप 1% में आना, बड़े गरीब ही होते हैं, बहुत गरीब बहुत गरीब होते हैं। तो यूएस का टॉप 1% नहीं है, ये भारत का टॉप 1% है। आप और मैं टॉप 1% में आते हैं, कंट्रोवर्शियल बात है। तो जितनी पढ़ाई लिखाई आपने मैंने करी, जितना पैसा हमारे पास है, जो साजो सामान सुविधा जो हमारे पास है, वो 99% लोगों के पास नहीं है। अब हम क्या करते हैं उनके लिए, इस पे डिपेंड करता है उनका फ्यूचर। या तो हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या हम उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं, चॉइस हमारे पास ही है। ये हो सकता है हमारे से ऊपर बड़े सारे अमीर फन्ने खाओ, अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, फलाने ढिमाके जी हैं, बड़े सारे लोग हैं, उनके पास पैसा है, वेरी पावरफुल पीपल, बट एजुकेशन तो अपने पास है ना भाई। जो गरीब गांव का बंदा, उसके पास तो एजुकेशन है नहीं, उसके पास एक्सपोजर है नहीं, कम से कम आईफोन चलाना आता है, एंड्रॉयड चलाना आता है, विंडोज़ चलाना आता है, सब चलाना आता है, वीडियो एडिट करनी आती है, ग्राफिक डिज़ाइन आता है, बाहर जाके अंग्रेज़ी में अगर 4 लोगों से बात करनी हो तो कर सकते हैं। अंग्रेज़ी इसलिए ज़रूरी है कि बाकी लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, भाई बोलनी पड़ेगी। गांव का बंदा वो नहीं कर सकता। तो इस आपके इस पॉइंट को मैं उससे कनेक्ट करना चाहूँगा जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो 1% है उसको क्या करना चाहिए। कुछ 100 साल पहले हमारी जो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 35-40%, स्पेकुलेशंस हैं 50% भी हो सकता है, प्रॉब्ली मोर। तो वो इतना कैसे था? इंटरनल डिमांड की वजह से तो नहीं हो सकता। बात ये कि हम किसी को कपड़ा देते थे, बदले में सोना मिलता था। हम किसी को खाना देते थे, बदले में सोना मिलता था।
हम किसी कहीं जाकर बिल्डिंग बनाते थे, कोई टेम्पल बनाते थे, कुछ बनाते थे, बदले में सोना मिलता था। इसका मतलब हम अपना आर्किटेक्चर, अपने टेक्सटाइल्स, अपने फूड ग्रेन्स, अपने पॉलिश प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे दबा के। जितना ज़्यादा माल आप बाहर बेचोगे उतने ज़्यादा आप समृद्ध होगे। और बाहर अपना माल बेचने के लिए जो मूल मंत्र है वो है क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। कंपेटिटिव क्वालिटी भी उसको कह सकते हैं आज की डेट में, कि पैसा भी होना चाहिए जेन्युइन, कि उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और हम बना सकते हैं। चाइना आगे कैसे निकला, उसने कहा कि कूड़ा करकट बनाओ बट सस्ता बनाओ। चाइनीज़ लड़ी आप एक बार ही लगाओ लाइटों की और वो अगली एक बार सी चलेगी नहीं। ख़त्म हो जाती है, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो बना ही वैसे रहे हैं, चीप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हम वही प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ड्यूरेबल, जैसे जापानीज़ बनाते हैं, हाई क्वालिटी इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स। अब इस 1% का क्या है कंट्रीब्यूशन? इस 1% का है कि भाई तुम छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, क्योंकि जितनी ये लेबर है, अगर ये अनस्किल्ड लेबर है तो अनस्किल्ड चीज़ों को बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत है। क्योंकि यही लोग जो अभी गरीब हैं, इनके पूर्वज, इनकी जो फैमिलीज़ हैं, ये मूर्तिकार हुआ करते थे, ये कपड़े बनाते थे, ये अलग अलग खिलौने बनाते थे। उनका इकोनॉमी को बढ़ावा देने में काफ़ी करेक्ट योगदान था। और उन्हीं के पास पैसा था बेसिकली, जिनको आज हम सो कॉल्ड SC ST जिनको हम कहते हैं, ओके, मेन पैसा इन्हीं के पास था सारा का सारा। क्योंकि ये भाई बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं भाई, मतलब सच बात है, क्योंकि हमारे वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके अपने अपने रोल्स डिफाइन होते हैं। डिविजन ऑफ पावर है। ब्राह्मण केवल नॉलेज रखेगा, ना वो वेपन रखेगा, ना लैंड रखेगा, ना वेल्थ रखेगा। क्षत्रिय केवल वेपन रखेगा, ना वो नॉलेज रखेगा, ना लैंड रखेगा, ना वेल्थ रखेगा, ना नॉलेज रखेगा, और ना लैंड रखेगा। बेसिकली 4 तरीके की पावर है, नॉलेज, आर्म्स, लैंड और वेल्थ, जिसको हम लाइफ स्टॉक में भी काउंट कर सकते हैं। जो वैश्य है वो नॉलेज नहीं रख सकता, वेपन नहीं रख सकता, और लैंड नहीं रख सकता, केवल वेल्थ रख सकता है। जो शूद्र है केवल वही लैंड ओन कर सकता है। ओके तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर किया कि कोई एक बंदा दूसरे पे हावी ना हो। तो इसीलिए जो नॉर्मल तलवार भाले ये तो राजा महाराजा रखते थे, बट जो बड़े वेपन्स होते थे, मिसाइल टाइप अगर हम उसको बोल सकते हैं, तो वो सारे ऋषि मुनियों के पास होते थे, और ये राजा महाराजा उनके पास जाते थे और कहते थे कि फलाना अस्त्र, ढिमाका अस्त्र हमें दे दो प्लीज़। तो फिर वो जो उनके गुरुजी उनको समझाते थे कि बेटा ये मंत्र है, इस तरीके से इसको सिद्ध करना है, मंत्र को ऐसे यूज़ करना है, इतनी बार यूज़ कर सकता है, इतना इम्पैक्ट होगा, वो पूरी नो हाउ उनको देते थे। बट इट वॉज नॉट कॉमनली टॉट टू ऑल द रूलिंग क्लास। ये सब ब्राह्मणों के पास स्पेसिफिक रहता है। ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांग के खाना, क्योंकि वो 5 घरों से जब तक मांग के नहीं खाएगा, मतलब वो किसी एक फैमिली पे डिपेंड नहीं हो सकता। जिस पे डिपेंड नहीं होगा तो मतलब उसको अनड्यू फेवर्स नहीं देगा। जैसे ही तुम्हारे कहीं से आय आने लगती है, तुम उसको अनड्यू फेवर्स देने लगते हो, एक्सचेंज हो जाता है, इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। बट ब्राह्मण का काम है नॉलेज अर्जित करना और विसर्जित करना। पहले उसको इकट्ठा करो और फिर उसको बांटो। तो सोसाइटी का काम है उसको जिंदा रखना, उसके सर्वाइवल का ध्यान रखना, उसको खिलाना पिलाना। तो वापस आते हैं कि ये जो लोग हैं जो आज बेचारे स्टंटेड हैं, ये SC ST कैटेगरी में आते हैं। एक टाइम पे इनके पास बहुत ज़मीनें होती थी, इनके बिजनेसेस होते थे, अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया सब कुछ, इंडस्ट्री ख़राब कर दी। इनको लेकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो छोटे लेवल की। प्रोडक्ट क्वालिटी और फिनिशिंग के ऊपर एक्सट्रीम ध्यान देने की ज़रूरत है। बाहर बहुत डिमांड है कि जो हमारी रूलिंग क्लास है उनका काम है दरवाजे खोलना, हमारा काम है अपना टोकरा ले जाके दरवाजे से बाहर निकल के अपना सामान बेचना। जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, हम अपनी लेबर को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। जो हमारे यहाँ पे मास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी कितनी निकलेगी यार, आपको और मेरे को तो बिज़नेस चलाना है। और भारतीय DNA के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है। जब यहाँ इस्लामिक इन्वेडर्स आए या फिर अंग्रेज़ जब आए यहाँ पर, तो सब लोग तो धंधा ही करते थे ना, छोटा छोटा सब ट्रेडर्स थे, कुछ मैन्युफैक्चरर्स थे, कोई कुछ था, सब अपना धंधा करते थे छोटा छोटा। नौकरी बहुत कम लोग करते थे। तो वो हमारे DNA के अंदर जब ऑलरेडी चीज़ है, वी शुड कैपिटलाइज ऑन दैट। वी शुड एनकरेज मोर एंटरप्रेन्योरियल कैंपेन्स
रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ाने की, ले बेटा 10 लाख रुपए ले, आग लगा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तू सीख लेगा ना कुछ, तो ये 10 लाख रुपए आई थिंक दैट इज अ गुड पॉइंट, बिकॉज क्या है ना कि ये मैं भी आई थिंक अपने पहले पॉडकास्ट में ये थोड़ा पॉइंट उठा रहा था, वट एवर इज इन योर DNA ना दैट शोज। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी फैमिली से हो या किसी थोड़ा जेनेटिक आपका इंक्लिनेशन आपके जीन्स में इस तरीके का है जो ज़्यादा लिखने पढ़ने की तरफ है, ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली भी इफ़ इन योर लिनिएज आपके दादा परदादा के टाइम से भी दे आर इनटू रीडिंग राइटिंग और राइटर्स हैं ऑथर्स हैं, तो वो आपके इनेट क्वालिटी आपके अंदर भी आएगी आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी 9 to 5 से बहुत परेशान हो, तो यू कैन गिव इट अ शॉट, देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल मेक इट, राइट। तो उस तरीके की चीज़ें आइडेंटिफाई करना, बट देन अगेन यू हैव टू हैव द गट्स एज वेल टू काइंड ऑफ परस्यू दोज थिंग्स, क्योंकि आज की डेट में वो हो नहीं पाता। लॉट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज और एनजाइटी रिलेटेड इश्यूज डू क्रीप अप, बिकॉज यू नो ये आजकल का वर्क एनवायरनमेंट एक ऐसा हो गया है कि सब पागल हो रखे हैं, सब हर जगह भाग रहे हैं, ये सब अपने बाल नोचने पे आ रहे हैं कि भाई काम बहुत है, काम बहुत है। हाँ, ख़त्म हो गया ना भाई ऊपर का सारा। तो उसका रीज़न वही है, क्योंकि मे बी बिकॉज वी आर नॉट pursuing things that we are supposed to, you know, what we were meant to do actually. तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको एक्नॉलेज करना, and then to actually you know get on with it and do something about it is something that all youngsters should know these days. ये मेरा अपना थोड़ा ज्ञान है जो मैंने बीच में डाल दिया। हाँ, आप बोलिए। एक छोटी सी चीज़ आपकी बात से मैं कंटिन्यू करूँगा। भाई देवभूमि है भारतवर्ष, ठीक है, आपके पास इतने मंदिर हैं, आप मंदिर डेवलप करो। एक राम मंदिर बनाने में इतना टाइम लग रहा है, सॉरी किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि यार तुम मैसिव स्केल पे टेम्पल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ करो। क्योंकि जब एक मंदिर खड़ा होता है, वहाँ पर आसपास माता की चुन्नी बनाने वाले और छत्र बनाने वाले और आसपास गेंदे की फूल की माला बनाने वाले, भगवान की फ़ोटो बेचने वाले बड़े सारे लोग लगते हैं। एक इकोनॉमी वो चलती है। फिर बाहर से पर्यटक आते हैं जो यात्री हैं, और वो वहाँ पर घूमते हैं, वो होटल में रुकते हैं, कुछ खाना खाते हैं रेस्टोरेंट से, कुछ दान दक्षिणा करके जाते हैं। जो रिक्शे वाला है, ऑटो वाला है, टैक्सी वाला है, बस वाला है, सबके पास पैसा जाता है। तो जब पूरी दुनिया का स्पिरिचुअल सेंटर तुम हो, तो तुम एक तो है ठीक है मैन्युफैक्चरिंग करके तुम पैसा कमाओ, मैं कह रहा हूँ तुम मंदिर बनाकर भी पैसा कमा सकते हो। तुम्हें किसने रोका है? अब इस्कॉन वालों ने बनाया ना मंदिर की, भाई ऐसे बिल्कुल बुर्ज खलीफा जैसा, उसका टावर बहुत लंबा है और ऊपर जाके तुम्हें अलग अलग लाइट शोज वगैरह दिखेंगे। बनाओ पूरी, मतलब भर दो। इस्कॉन जो टेम्पलेट्स यूज करता है ना प्रचार में और इन सब चीज़ों में, बड़े मतलब कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं। इट बिकम्स इट्स अ कॉर्पोरेट, इस्कॉन इज अ हार्डकोर कॉर्पोरेट। लिंक्डइन पे हायर करते हैं भाई। तुम लिंक्डइन पे जाओ, इस्कॉन सर्च करो, जॉब ओपनिंग्स हैं उसमें कहते हैं यू विल बी पेड इन अकोमोडेशन एंड फूड, और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए आप काम करेंगे। तो बेसिकली वही कि तुम सन्यासी बन जाओगे, तुम्हें रहना खाने का हमारा वो है, कपड़े हम दे देंगे, उसके बाद हरे कृष्णा, बेसिकली हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो इट्स अ हार्डकोर कॉर्पोरेट। उनका करिकुलम फिक्स्ड है, उनका डेली रूटीन फिक्स्ड है, आपको ये पढ़ाई करनी है, ऐसे रिक्रूटमेंट होगी, ऐसे नए लोग आएंगे, उनको ये काम करना है, आपको इतनी बारी रोड पे जाके गीता विल प्रोवाइड यू शेल्टर एंड फूड, करेक्ट, बाकी आपको प्रचार ही करना है, विच इज आई थिंक इज फाइन। बट बाकी जो इनका ओवरऑल टेम्पलेट है उस पे देर आर यू नो क्वेश्चन मार्क्स की किस तरह से, लाइक अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी ना इनके जो उन्होंने कुछ तो बोल दिया था स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो ये थोड़ा बह भी जाते हैं, कहते हैं लोग भावनाओं में, बट ठीक है। मतलब एक ना कहावत है, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह करता है। अच्छा, तो मैं ये नहीं कह रहा अमोघ लीला प्रभु का कोई इंटेंशन गलत कुछ नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा हिंदू बनने के चक्कर में हम कोशिश नहीं करते नुआंस जानने की। तो भाई खा रहा है मछली तो कम हो गया क्या? कम हिंदू हो गया अगर मछली खा रहा है? मैं कह रहा हूँ सारी बात छोड़ो, गाय खा रहा है, कम हिंदू हो गया अगर वो गाय खा रहा तो? क्या वो कम हिंदू हो गया अगर गाय खा रहा तो? यार गाय एक अलग सब्जेक्ट है यार, मेरे को एक बात जिसमें पता है क्या है,
अब जैसे जो नॉन वेज है, नॉन वेज तो बहुत इनग्रेन्ड है बहुत से हिंदू कल्चर्स में, वो तो ब्राह्मण्स भी बहुत हिंदू है, जैसे फॉर इंस्टेंस साउथ में बहुत ब्राह्मण्स हैं जो खाते हैं नॉन वेज। अपना वेस्ट बंगाल साइड में तो सारे बंगाली ब्राह्मण्स खाते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण्स खाते हैं, तो नॉन वेज बहुत स्पेसिफिक है। बट काओ के साथ रीजनिंग ही कुछ और है। लाइक एक तो ओवर टाइम दिस द ईटिंग ऑफ बीफ हैज बिकम मोर ऑफ अ like it's symbolic, you know, because it had become a symbol of oppression। क्योंकि इस्लामिक इन्वेडर्स जो आते थे वो लोग इसी के दम पे आपको कन्वर्ट करते थे, क्योंकि बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस होते थे कि ये लोग आते थे, मारते थे, कन्वर्ट कर देते थे आपको और वापस चले जाते थे। देन व्हेन दे यूज्ड टू कम बैक दे वुड फाइंड कि दीज पीपल हैव गॉन बैक टू देयर ओल्ड वेज, राइट। तो दे थॉट कि इनको किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, वो फाइनल नेल इन द कॉफिन मारा जाए कि दे विल नेवर बी एबल टू यू नो कन्वर्ट बैक टू देयर ओरिजिनल फेथ। उसके लिए वो लोग ये करते थे कि वो लोग गाय मार के खिलाते थे इनको। दे यूज्ड टू फोर्स फीड बीफ टू हिंदूज, राइट, अक्रॉस इंडिया। कहीं पे ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा है कम, अक्रॉस इंडिया ये करते थे। उससे ये एक चीज़ होती थी ना कि क्योंकि हिंदू कल्चर में ऐसा है, जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मैंने समझा है या सुना है, कि हिंदुओं में कोई ऐसी पद्धति या ऐसा कुछ रिटन रूल नहीं होता था कि भाई अगर तुमको हिंदू बनना है या हिंदुओं में कन्वर्ट होना है तो तुमको ये चीज़ें करनी है। वैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। कन्वर्जन वॉज नॉट अ कॉन्सेप्ट इन सनातन धर्म, राइट। आई थिंक यू वुड एग्री विद मी। तो उस केस में क्या होता था, बट एक फैसेट ही होता था कि हाँ भाई बीफ तो हिंदू नहीं खाते हैं, वो तब तक इस्टेब्लिश था। वो वैदिक टाइम्स में लोग जाते हैं, फिर वो कहते हैं, वो बात की बात है कि उस टाइम में क्या होता था। दैट इज़ एन एवोल्यूशन दैट हैपन, राइट। उसमें बीच में कोई ऐसा टाइम पीरियड हुआ होगा जहाँ पे ये स्ट्रांगली डेवलप हुआ था फेथ कि भाई बीफ नहीं खाएंगे हम फॉर वट एवर रीजन, राइट। तो एंड देन यू आर नॉट अ हिंदू इफ यू आर एसेंशियली यू आर नॉट अ हिंदू इफ यू कंज्यूमिंग बीफ, राइट। बट उसमें वंस यू ईट बीफ देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम देयर। तो उसमें ये होता था कि अगर आपने बीफ खा लिया तो फिर आपके लिए मुश्किल है वापस, क्योंकि देन जो आपके सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू बैक इन दैट फोल्ड, बिकॉज लाइक फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड आप यू थोड़ा पोल्यूट हो गए हो। फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, आई एम नॉट सेइंग कि इस तरीके का टर्मिनोलॉजी यूज होती थी उनके अगेंस्ट, but then it was like a final nail in the coffin for the ones who eaten beef। तो उस चीज़ का सिम्बलिज्म अभी फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान से बहुत सारे जो ये जो बेवकूफ़ से लोग होते हैं वहाँ, इन लोगों की भी एक वीडियो निकली थी। इन लोगों ने व्हाट दे डन वाज दे यू नो ज़मीन पे पूरा इंडिया का फ्लैग बिछा के उस पर देव स्लॉटर्ड अ काउ। तो दिस हैज़ बिकम अ सिम्बॉलिक काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। एंड couple that with the over time what has been accepted religiously in you know these sampradayas, तो वहाँ पे it has become a thing। तो beef में वो है, but other than beef I think there is no, जो आप point बोल रहे हो ना, तो ये तो जो लोग कहते हैं ना कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, जैसे मैंने बहुत बार ही सुना है कि अभी रिसेंटली ट्विटर में एक स्पैट चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि these Kashmiri Brahmins and Bengali Brahmins, because they consume meat, that is why the brunt of the deities has they've suffered the brunt basically, क्योंकि ये लोग नॉनवेज खाते हैं। तो उस हिसाब से तो यार जो वेस्टर्न बेल्ट पे जो पंजाबी थे या जो जितने सिंधी गुजराती थे, इन लोगों ने ब्रंट नहीं खाया है। इनके पूरे एरिया में तो पार्टीशन हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो इस्लामिक इन्वेजन्स होती थी, सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन्स होते थे, वो भी यहाँ पे इस पूरे एरिया में हुए हैं। और ये लोग तो नहीं खाते हैं इतना, दे नॉट दैट एविड मीट ईटर्स, राइट। एटलीस्ट गुजरातीज और सिंधीज, आई डोंट नो इफ दे आर, बट जनरल आइडिया वो है। तो टू जनरलाइज कि यार हिंदूज जो बीफ खाते हैं, सॉरी हिंदूज जो नॉनवेज खाते हैं वो गलत करते हैं, तो ये तो बेकार सा लॉजिक है जो आई थिंक टाइम एंड अगेन प्रूव भी हुआ है। तो मैं 2-3 चीज़ें इसके अंदर ऐड करता हूँ। एक तो अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बुचर साइट्स मिली हैं, बुचरी साइट्स मिली हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई एनिमल बुचर हुआ है तो वह बॉस इंडिगस का, या करेक्ट, बुल नहीं, काउ। तो अगर वो बुचरी के अंदर
जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा इतिहास है और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये वो। वहाँ तो बुचर खानों के अंदर गाय कट रही थी दबा के, सबसे ज़्यादा गाय कट रही थी। इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं, साइड करते हैं थोड़ा सा। अब ये है कि जब वेद कंपाइल किए गए, वेद व्यास जी ने जब कंपाइल किए, उस टाइम पर कहते हैं कि बहुत सालों के लिए एक्सट्रीम ड्रॉट्स थे। तो जो, क्योंकि वी वर एग्रीकल्चरल, आई नो दैट स्टोरी व्हाट यू आर गेटिंग एट। तो हमारे पास हाँ। खाने पीने के लिए कुछ नहीं हाँ। था, और जो भी, तो उस टाइम पे हम गौ पालन करते थे। अब क्योंकि कृष्ण द्वापायना जो है उन्होंने महाभारत लिखी है, ये पॉइंट आप याद रखें। महाभारत काल के अंदर श्री कृष्ण पैदा हुए। श्री कृष्ण गौपाल थे। ये 3 चीज़ें आप अपने दिमाग में याद रखिए। जब ये वाला एरा चल रहा था और एक्सट्रीम ड्रॉट्स हो गए, तो हमारे जो प्रभु थे उन्होंने गौपालन सिखाया हमें। आप समझ रहे हो कि किसी भी आपदा आने से पहले भगवान ने बता दिया कि भाई ये गाय है, इसको पालो। इसलिए भगवान ग्वाले के रूप में पैदा हुए, ग्वालों के घर में आए, वहाँ पर पले बड़े, उन्होंने लीला दिखाई, गाय पालन किया। जब ड्रॉट्स आए और सारी क्रॉप्स फेल होने लग गई और हमारे पास खाने के लिए नहीं था कुछ भी, जिन लोगों के पास गैया थी वो तो गाय का दूध पी के उनके बच्चे जिंदा रह गए। जिनके पास गैया नहीं थी वो बेचारे मर गए। हो सकता है कैनिबलिज्म भी हो। हाँ, क्योंकि जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो लोग कैनिबलिस्टिक हो ही जाते हैं। हाँ, तो जो राक्षस वगैरह उस जमाने में कहते थे, तो एसेंशियली राक्षस वर पीपल हु यूज्ड टू ईट ह्यूमंस, राइट? तो वो तो फैक्ट भी है, आई थिंक। हाँ, तो उस टाइम पे जब वेद लिखे गए, क्योंकि श्री कृष्ण उस टाइम पर थे, उसी पीरियड में थे, तो गाय का जो स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो गया। एक तो ये प्रभु के साथ है, दूसरा ये हमारी माँ जैसी है कि हम इसका दूध पी रहे हैं और हम जिंदा रह रहे हैं। ये हमारे बच्चों की भी माँ है क्योंकि वो भी इसका दूध पी रहे हैं और जिंदा रह रहे हैं। तो एक डीप इमोशन कनेक्ट हो गया, और तब से लेकर अब तक हम गैया को अपना पूछते हैं कि भाई इसके अंदर एक फोटो भी है जिसके अंदर सभी देवी देवता गाय की बॉडी के अंदर दिखाते हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो वो हो गया हमारे लिए बहुत रेवरेंशियल हो गई कि अगर ये गौ माता ना होती तो अरबियों की तरह ऊँटनी का दूध पीना पड़ता, या गधी का दूध पीना पड़ता, या मैं अपमान नहीं करना चाहता, या गांधी की तरह बकरी का दूध पीना पड़ता। बट गैया थी तो हम गाय का दूध पीने लगे। उसके बाद जब गाय का दूध पीने लगे तो हमें पता चला कि भाई गौमूत्र के अंदर भी बड़ी क्वालिटीज़ हैं, जो ड्रॉपिंग्स हैं, काउ डंग जो है, गोबर जो है, उसकी भी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लोगों ने अपने घर का जो फ्लोर था वो गोबर से थपना शुरू कर दिया। उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो जगह को कूल भी रखता है। तो ये सब करना स्टार्ट किया, तो हमारी लाइफ के अंदर बड़ा इंटरट्वाइन हो गए। अब जो गैया है वो घर के अंदर रह रही है, वो बाहर तबेले में नहीं रह रही है, वो घर के अंदर रह रही है। क्योंकि लोगों की छोटी सी कुटिया होती थी, अब यहाँ गैया सोई है, यहाँ पर बंदा सोया हुआ, और हाईली इंटेलिजेंट बीइंग है, वेरी इमोशनल। गाय का जो सेरेब्रल कैपेबिलिटीज़ है, जो उसकी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा हाईली इवॉल्व्ड है। यहाँ तक देखा गया है कि कई जानवर ऐसे हैं जो गाय के थन से दूध पी के जिंदा रहते हैं। गाय मना नहीं करती उनको। आपने कई फोटोज देखी होंगी कि शेर गाय का दूध पी रहा है, पेंटिंग्स, बट वो पेंटिंग्स हैं, बट रियल में भी गाय का नेचर ऐसा है कि अगर किसी का पेट भरता है तो कर लो। मज़े की बात ये है कि जितना दूध बछड़ा पीता है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा दूध पैदा करती है गाय। तो एक्सेस है। आपने ये ह्यूमंस में भी देखा होगा कि अगर एक्सेस, जब एक मदर है, फीडिंग मदर है, तो अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है और ब्रेस्ट के अंदर मिल्क रह रहा है तो वो क्लॉट्स बनाने लगता है, और मदर के लिए फेटल हो जाता है। कि जब देना है, भगवान ने देने के लिए कोई चीज़ तुम्हें दी तो उसको रोक नहीं सकते। तो वैसे गैया रोक नहीं सकती है, उसको भगवान ने देने के लिए दिया है। तो हमने उसको रेवर करना स्टार्ट कर दिया, पूजना शुरू कर दिया, ये हमारी माँ है। अब बात आती है कि जो गाय को मारेगा क्या वो हिंदू है या नहीं है। अब एक ऐसी स्थिति में हम हैं कि अगर गाय नहीं होगी तो मर जाओगे, तुम्हारा परिवार मर जाएगा, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, और गाय है तो उसकी कृपा से तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारा खाना बनाने के लिए उपले होंगे तुम्हारे पास, गौमूत्र होगा जो तुम्हारी बीमारियां वगैरह ठीक कर देगा। और मैं कह रहा हूँ कि जो बंजर भी हो गई ज़मीन, गाय का गोबर गिरता है उसके अंदर फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें गाय तुम्हें दे रही हैं। तो
गाय का मांस खाने से तुम हिंदू रहो या ना रहो, सेंसिबल इंसान नहीं रहोगे बेसिकली। जो तुम्हारा सर्वाइवल है, जिसने तुम्हें बचा के रखा है, तुम उसको मार दो कि हम Correct. मार्स पे रह रहे हैं, ये हमारा गैस चेम्बर है, हम इसमें रह रहे हैं, इसी को और खत्म तुमने कर दें, हाँ। एक पत्थर मार के तोड़ दिया उसको, तुम तो बेवकूफ़ हो, मतलब तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, तुम उसको मार रहे हो। ये सेंसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये आती है, जब तुम कोई भी जीव जंतु मार के खाते हो, अगर उसके अंदर इमोशन है तो तुम्हारा बेड़ा गर्क निश्चित है। क्योंकि जब आदमी को डर लगता है ना, उसकी बॉडी में पॉइजन क्रिएट होने लगता है कि तू मेरे ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो जब तू मुझे खाएगा तेरे को ज़रूर नुकसान होगा। इसीलिए हमारे में प्रथा है, जो सनातनी है वो झटका मार के काटते हैं। Correct. और एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को कभी नहीं मारा जाता, कभी भी नहीं मारा जाता। और जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो हलाल करते हैं, क्योंकि जैसे तुम उसको काटते हो ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं। ये साइंस उनको इतनी सी बुद्धि में नहीं आता कि भाई खून के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट करते हैं। जैसे ही ब्लड क्लॉट हो गया तो मतलब खून तो अंदर रह गया, सारी बीमारियां अंदर रह गई, जो उसने पॉइजन अपनी बॉडी में जनरेट किया था वो उसकी बॉडी में रह गया। और अगर तुमने झटके से मारा तो भी जो उसकी एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज हैं वो उस मीट के अंदर हैं, तुम वो खाओगे, बहुत सटल लेवल पे वो तुम्हारे अंदर चीज़ें इम्बाइब होती रहेंगी। तो क्योंकि पूरे भारतीय कल्चर का टारगेट है निर्वाण या मुक्ति, मोक्ष, तो अगर आप जानवर पशु बन जाओगे दोबारा तो तुम ऊपर कैसे चढ़ोगे? देवता के लेवल पे तो जा ही नहीं पाओगे, तुम तो नीचे मनुष्य से पशु बन गए। क्योंकि कहते हैं कि जो तुम खाते हो यू बिकम व्हाट यू ईट। सो इसलिए हमारे में प्रसाद की बहुत ज़्यादा महानता है, कि जो भगवान चयाचर नामृत की बहुत ज़्यादा महानता है। तो इसीलिए नॉनवेज का पूरा एस्पेक्ट साइंटिफिक है कि भाई जो हमारा बॉडी है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, वो लगभग 20 फुट का है, 20-22 फुट का। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो उनका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो उनकी टोटल हाइट का 3.5% होता है। जो हर्बीवोरस होते हैं उनका 5 to 7 टाइम्स होता है जो उनका एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ है। हमारा 4.55 टच करता है। तो मतलब हमारी बॉडी हमें बता रही है कि हम हर्बीवोर हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो खाना निकलता है वो बहुत धीमे धीमे निकलता है। जब वो धीमे धीमे निकलता है, खाना अंदर पेट में सड़ता है, उसमें बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। आज अगर मीट खाया तो 3 दिन बाद वो निकलेगा तुम्हारे शरीर से, 3 से 4 दिन बाद, प्रोवाइडेड वो प्रॉपरली कुक्ड हो। तो ये पूरा एस्पेक्ट है नॉनवेज खाने का और ना खाने का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम गाय खा रहे हो, और क्या तुम हिंदू नहीं हो? क्योंकि हिंदू जैसी कोई, हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन, ये कोई एक पूजा पद्धति नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते गाय खा के हिंदू नहीं बन सकते, बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, गाय खा के मूर्ख हिंदू बन सकते हो, मूर्ख और धूर्त भी बन सकते हो, वो ज़रूर बन सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि तुम हिंदू ही नहीं हो। बट ये हम पॉइंट, हाउ डिड वी कम टू द ईटिंग हैबिट्स? व्हाट वर द पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी स्टार्टेड फ्रॉम काउ कि कौन हिंदू नहीं होगा। अच्छा, कि लोग जैसे डिफाइन करते हैं, भाई ये हमारा अपना ज्ञान है, ये बता देना। हाँ, नोट्स टू द एडिटर। हाँ, नो, हाँ। यहीं से आई थिंक स्टार्ट किया था हमने कि गाय खाने वाला हिंदू नहीं है, या कौन हिंदू है, ये इसकी डेफिनेशन कहाँ से आती है, और लोग वापस आना चाह रहे थे। हाँ, करेक्ट, हाँ, ये लोग वापस आना चाह रहे थे, तो वही पॉइंट था। तो हाँ, आई थिंक उस तरीके की बाइंडिंग्स रही होंगी जिसके वजह से वो लोग नहीं आए होंगे। बताओ। तो मयंक जी, अब हम अपने पॉडकास्ट के बहुत ही खास सेगमेंट में आ चुके हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें। तो आज की डेट में भारतवर्ष में जो मीडियन एज है वो है 29.5-30, समथिंग लाइक दिस। अच्छा। हम दुनिया के सबसे जवान देश हैं, हमारे पास यंग पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है भारत में। अब ये यंग पॉपुलेशन जो है 30 साल के बाद, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेकुलेशन है, इसका कोई
ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि वेदर दिस इज़ ट्रू और नॉट, बट दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। आज हम 30 साल का देश है मान लेते हैं, और आज से ठीक 30 साल बाद ये 60 साल का हो जाएगा, क्योंकि जो मेजर चंक अभी जवान है वो मेजर चंक बूढ़ा हो चुका होगा। बट क्योंकि हमारे फर्टिलिटी रेट्स और रिप्लेसमेंट रेट्स गिर रहे हैं बहुत स्पीड से, इसका मतलब है उतनी यूथ तब नहीं होगी जितनी यूथ अभी है। बनाने वाले कम होंगे, कंज्यूम करने वाले ज़्यादा होंगे। तो जब हम इस कस्प के ऊपर खड़े हैं कि हमारे पास केवल 30 साल ही हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें एक कलेक्टिव रिटायरमेंट प्लान सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 30 years एवरीबडी विल बी ओल्ड। अभी जैसे आप जहाँ जाओ, मॉल्स जाओ या कहीं रोड पे भी जाओ, आपको सब जवान लोग दिखेंगे, लगभग हर कोई 30 साल का ही है। एवरी अदर पर्सन इज 30 years old। तब एवरी अदर पर्सन विल बी 60 years old। उस टाइम के लिए प्रिपेयर हमें करना है। तो आपका क्या मत है इसमें कि जो हमारी पॉलिटी है, जितनी पॉलिटिकल क्लास है, जितने भी लोग हमारे रूलर्स हैं, मोदी जी को छोड़ के वो बेस्ट है, तो बाकी लोग जो हैं वो बहुत बूढ़े हैं। हमें राहुल गांधी जी जैसे युवा लोग चाहिए। ये मेरा मानना है। पर राहुल गांधी जी तो युवा हैं, बच्चे चाहिए हमें बेसिकली 30 साल के। अगर 50 साल 55 साल का बंदा युवा है तो बच्चे कह सकते हैं कि 30 साल। जोक्स अपार्ट, कि जो मेजॉरिटी चंक ऑफ द पॉपुलेशन है उसका पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन क्या आपके हिसाब से बढ़ना चाहिए, या उससे कुछ पॉजिटिव चेंज आप देखते हो, या आपको लगता है कि बुढ़े अंकल आंटियों को ही ऊपर बैठना चाहिए? यार मेरे को आई थिंक अभी जितना हम लोग देख रहे हैं ना, पॉलिटिक्स में चर्निंग तो हो रही है, यंगस्टर्स बहुत आ रहे हैं, चाहे वो आपके करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन से भी हो, जैसे इनका बीजेपी का अपना युवा मोर्चा है, तो वहाँ पे देर आर फेली यंग पीपल देयर। आई मीन ऑब्वियसली इट्स अ युवा मोर्चा, तो यंग ही होंगे। आई थिंक कांग्रेस में भी वैसे बहुत से लोग हैं, राइट। एंड देन अप एंड कमिंग लीडर्स में वी हैव ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसका मतलब ही हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ लीडरशिप बैकग्राउंड, राइट। एंड देन दूसरे साइड से सचिन पायलट है। तो पॉलिटिकली तो देखो यू आर सॉर्टेड, क्योंकि कोई ना कोई तो इंडिया में नेतागिरी करने का सबको शौक है, तो वहाँ पे कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। वो पॉइंट तो ठीक है, बट जो आप वो वाला पॉइंट बोल रहे हो ना कि यार ये इंडिया माइट फेस द सेम फेट 30 or 40 years down the line what Japan is facing right now, the population decline. That I think I've never thought of it as much in Indian context, but मेरे को लग रहा है कि वो प्रॉब्लम भी आ ही सकती है, क्योंकि इसका मेजर रीज़न ये है क्योंकि अभी तो हम ठीक है 30, 40, 35 की मीडियन एज में हैं, बट ये वाली जो जनरेशन है ना, दे आर वेरी एवर्स टू द आइडिया ऑफ हैविंग किड्स, राइट। एंड देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस फॉर दैट, नॉट जस्ट वन रीज़न कि यार फर्टिलिटी रेट का मेरे को मालूम नहीं है भाई, इतना मैंने शोध किया नहीं इस चीज़ पे कि कितना एक्यूरेसी है उस चीज़ में, बट इतना तो मैं खुद भी देखता हूँ। आई मीट लॉट ऑफ पीपल, आई हैव इन माई ओन सर्कल, देयर आर बंच। सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज तो ये आ गया कि 2 की जगह या 3 की जगह, चलो 2 तो अब कंपल्शन कभी भी नहीं था, बट खुद से ये अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि हम 2 हमारे 2, वो हम 2 हमारे 2 का भी हम 2 हमारा 1 हो चुका है। आज की डेट में द कपल्स हु want to have kids as well won't have more than one, right? That is become sort of the norm. And then there are other couples who are not even interested or not bothered, right? There could be multiple factors like यार अपने लिए नहीं बचता तो बच्चे को कहाँ से पालें, how are you going to give them the right education? तो factors वो सारे, अब you can only tackle a situation once you analyze what are the factors causing these issues, right? तो आपको कॉजेशन में तो जाना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कि यार पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का खतरा है, उसका क्या कॉज है, क्योंकि लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे। बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे? यू कैन डू अ सर्वे, राइट। उसमें आपको ये पता चल सकता है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे लिए अपनी लाइफ प्रायोरिटी पे है, वी डोंट वांट टू हैव किड्स, नो अदर रीज़न, वी आर फाइनेंशियली स्टेबल एज वेल, हमको बच्चे नहीं चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि यार पैसा ही नहीं है, बच्चे हम करना चाहते हैं बट उनको पालेंगे पोसेंगे कैसे? हाउ आर वी गोइंग टू गिव देम द लाइफस्टाइल दैट किड्स दीज डेज आर यूज्ड टू और शुड हैव, राइट? द आइडियल एजुकेशन, द लाइफस्टाइल, यू नो, गैजेट्स एंड ऑल, वो उस तरह की चीज़ें। तो उसमें आई थिंक एक चेंज जो हमारी जनरेशन की यूथ ला सकती है वो ये है कि
थोड़ा हमको ना, एज मच एज आई हेट टू से इट, हमको वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स, वी हैव टू गो बैक टू मिनिमलिज्म, जो हमारे माँ बाप की जनरेशन करती थी, ठीक है। हम लोगों को इतनी आदत हो गई है, खाना बाहर से ऑर्डर करना है, मूवी देखने हर हफ्ते जाना है, 1000 किस्म के खर्चे हैं जो नेसेसरी नहीं है। वी कैन कट डाउन ऑन दोज, स्टार्ट सेविंग अप एंड सी लाइक 2 years 3 years 4 years डाउन द लाइन यू वुड हैव एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड। बहुत ही जनरलाइज्ड वे में मैं बोल रहा हूँ, देर आर मैनी अदर नुआंसेस टू इट एज वेल, बट जनरली थोड़ा सेविंग पे फोकस ज़्यादा करो, एक्सपेंडिचर पे कम करो, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड दैट इज़ वन एलिमेंट विच आई थिंक वेर इन आर द जनरेशन ऑफ आर पेरेंट्स had done a brilliant job. 2 बच्चे किए, किसी के 3 बच्चे थे, and they all studied in the same school, went to same colleges, did well, right? तो उस पूरे 60s 70s 80s की जो जनरेशन है, how did they manage it, right? We can draw some lessons from them as well, क्योंकि उनका सेविंग पे ज़्यादा फोकस होता था, एक्सपेंडिचर पे कम होता था। नाउ देयर इज दिस आर्ग्यूमेंट कि यार उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता था एक्सपेंडिचर का, नेटफ्लिक्स नहीं है, मल्टीप्लेक्सेस नहीं है, ये लाइक गोइंग ऑन वेकेशंस वाज नॉट सच अ बिग थिंग, राइट? शराब है, ब्रॉथल्स हैं, पैसे खर्चने के लिए हमेशा हाँ, बट उनकी प्रायोरिटी नहीं थी वो, राइट? नाउ इट हैज बिकम अ प्रायोरिटी कि हमको क्लबिंग करना है, सब करना है, जाना है, ट्रैवल करना है, वेकेशन के लिए अलग से पैसा चाहिए। इफ यू आर समहाउ एबल टू कट डाउन ऑन दोज एस्पिरेशंस, then you can, I think, at least think of having a kid and think where it goes, right? तो एक तो वो एस्पेक्ट है which is very like which is very subjective in nature, जिसमें आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ से अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई मेरे को फिनेंशियली मैं ये सोच के बच्चा नहीं कर रहा, तो आप उसमें कर सकते हो। बाकी आप वो ज्ञानबाजी करोगे कि भैया इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, चाहिए वो, तो फिर भाई उसमें तो वो तो आपकी सोच की प्रॉब्लम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें फिर द ब्रंट इवेंचुअली विल, योर कंट्री इज ओनली गोइंग टू suffer the brunt later on in life, and you might as well on personal level, right? Maybe 10 years down the line you would think it was a bad decision to not have a kid, right? तो वो सब चीज़ें हैं, वो आई थिंक जनरेशन को और यंगस्टर्स को अपने लेवल पे खुद वो चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी। और आपके जैसे बुद्धिजीवी ये इस पे थोड़ा प्रचार करेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ होगा। महंत नहीं भाई, इतने बड़े नाम मत दो, हमारे योगी जी हैं महंत। मेरा इसमें ये मानना है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है वो डिस्ट्रॉयड है। हाँ, करेक्ट। कि शादी, मैं पता नहीं क्यों ऐसी बातें बोल रहा हूँ, पहली बार ही मैं पॉडकास्ट पे आया हूँ, बट सच बात ये है कि शादी इंसान क्यों करता है, कि कोई लड़की या कोई भी लड़का वो शादी क्यों करता है, 2-3 रीजंस हैं उसके। पहला है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। दूसरा है अपना फैमिली नेम चलता रहे। तीसरा फ्री लेबर, कि जो बच्चे होंगे वो क्या कहते हैं तुम्हारे साथ खेत खलिहानों में काम करेंगे और उनको तुम नॉलेज ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तुम मूर्तिकार हो तो तुम बच्चे को मूर्तिकार बना सकते हो, मैकेनिक हो तो मैकेनिक बना सकते हो, आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट बना सकते हो, गोल्डस्मिथ हो तो गोल्डस्मिथ बना सकते हो। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो घरानों से आते हैं, कि फ़लाने घराने के सिंगर हैं, ढिमाके घराने के सिंगर्स हैं। इसका मतलब है कि जनरेशन बाय जनरेशन वो म्यूज़िक की नॉलेज उन्होंने पास ऑन करी। अब शहर के बच्चों की बात हो रही है, जो अभी आपने भी पॉइंट बोला, ये सब शहरी लोगों की बात हो रही है। अब घराना तो क्या है, ये तो मजदूर है, बेसिकली लेबर है। कि अगर एमएनसी में आप काम करते हो या मैं काम करता हूँ तो बेसिकली लेबर है। अंग्रेज हमारा माई बाप है और हम उसकी लेबर है और हम काम करते हैं और पैसा कमा के आ रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली की ज़रूरत नहीं है। खाना बनाने के लिए वाइफ की ज़रूरत नहीं है, तुम जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो। बच्चा पैदा करने के लिए हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है, तुम स्पर्म डोनर ले सकते हो। और इंडिपेंडेंस बहुत है। फीमेल्स को मेल्स की उतनी डिपेंडेंसी नहीं है, कोहैबिटेट कर सकते हैं एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए, बट डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर ही। और पहले के टाइम पे जब ब्रॉथल्स इतने नहीं हुआ करते होंगे या उतना नॉर्मल नहीं होता हो, तो बहुत नॉर्मल हो गया, बहुत लोग जाने लगे। बट सेक्स भी शादी के बाद ही मिलेगा। 99.99% लड़कियां, 99.99% लड़के शादी से पहले वर्जिन ही होते थे। इसीलिए जो हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हमारा इतना बड़ा है और जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हिंदू
विवाह के लिए, वो बहुत एलैबोरेट है, उसके ऊपर भी कभी करेंगे बात। तो वो उस तरीके से बनाया गया है। अब ये कि हमें नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करना, तो वो कट ऑफ हो जाता है। दूसरा है कि हम लेबर हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं है, जो आपने पूरा पॉइंट बोला कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते बच्चा पैदा करना। तीसरा है कि हम इस इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय जिसको कर रहे हैं, फैमिली इंस्टीट्यूशन को, ये एक किसी भी नेशन के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली नहीं होगी तो तुम्हारा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। कल को तुम बूढ़े होगे तो तुम किसी सरकारी ओल्ड एज होम में पड़े होगे, या रास्ते पे पड़े होगे, या रास्ते पे पड़े होगे, मोस्ट लाइकली रास्ते पे पड़े होगे, क्योंकि भारतवर्ष है आज की डेट में। क्योंकि मैं हाईली पेट्रियाटिक बट ऑल्सो अ रियलिस्ट, मैं देख रहा हूँ कि क्या है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक बट स्टिल रियलिस्ट। तो अगर भारतवर्ष में तो तुम सड़क पे ही पड़े होगे। रवि कालरा जी जैसे कोई भले इंसान तुम्हें आएंगे और अपने अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन में ले जाएंगे, वहाँ तुम्हारे बाल छील के मेरे जैसा मुंडन कर देंगे और तुम्हें नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना देंगे, और तुम वहाँ पर खुले उसमें ऊपर टेंट लगाओ, तुम मंजी पे बैठ के कूलर की हवा खाते हुए अपना बचा हुआ जीवन काट दोगे। ये है, ये हमारा ओल्ड एज का सिस्टम है। बट अगर लोग बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो भाई सामान कैसे बनेगा? मतलब कोई तुम्हारी फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कैसे चलेगी, इनोवेशन कहाँ से आएगी? लेबर ही नहीं है तुम्हारे पास, लेबर ही नहीं, तो तुम्हारी कंट्री की ग्रोथ जो है वो डाउन जाती रहेगी। देश बूढ़ा होने का मतलब है, जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितने सेल्स बनते हैं और जितने सेल्स मरते हैं उनका रेशो जब चेंज होता है उसको कहते हैं एजिंग। बचपन में ज़्यादा सेल्स बनते हैं, कम मरते हैं, तो हम बड़े होते हैं। फिर एक टाइम पे वो इक्वल हो जाते हैं, एक टाइम पे ज़्यादा मरते हैं और कम पैदा होते हैं, तो हम बूढ़े होने लगते हैं। वही सेम चीज़ देश के साथ हो रही है, जो सेल्स हैं नए कम पैदा हो रहे हैं और पुराने वाले बुढ़े मरते जा रहे हैं। अपनी बात कर रहा हूँ जब हम होंगे तो अगर हमने इसको अभी करेक्ट नहीं किया तो देश एक ऐसी डिच में चला जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी हम गरीब हैं, और अब हमारे पास वो वाला भी नहीं है कि जुमला कि हम भाई यंगेस्ट हैं और हमारे पास मसल पावर है और हम चीज़ें कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं कर सकते हैं, तब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। इसका वे अराउंड जो मुझे समझ में आता है वो ये समझ में आता है, जो मैं पॉलिटिक्स की भी बात कर रहा था, कि ये लल्लू पंजू रोल्स की बात नहीं कर रहा मैं पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग वाली बात। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तुम गाइड करो, डिसीजन छोटे को लेने दो। जो पुराने टाइम में भी जो राजा होता था वो यंग राजा होता था। ये अकबर की बात नहीं कर रहा मैं, भारतीय राजाओं की बात कर रहा हूँ। ये तो बुड्ढा था, उसने तो अपनी क्या कहते हैं बेटे की गर्लफ्रेंड को दीवार में चुनवा दिया, क्योंकि उस टाइम पे फ्रिज नहीं होते थे, वरना कटवा के फ्रिज में डालता तो या तंदूर में डालता। तो इसको फैक्ट चेक करेंगे कोई कि जो मुगल आजम में है रेफरेंस चुनवाने का, वो फैक्चुअली है, करेक्ट है कि नहीं है? तो इसलिए उसने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को चुनवा दिया। हफ्ते 10 दिन पहले वही उसका डांस देख रहा था, करेक्ट, क्योंकि भाई जो नाच रही है वो तो डांस तो वो भी देख ही रहा है, और उसने क्या किया, उनके अलग शौक थे भाई, वो बादशाह थे, वो राजे थोड़ी। हाँ, पर हमारे राजा, जो हमारे सम्राट वगैरह जितने भी रहे हैं, वो रिलेटिवली बहुत यंगर रहे हैं। क्योंकि हमारे में जैसे ही तुम 55-60 क्रॉस करते हो वानप्रस्थ का टाइम आ जाता है। करेक्ट। भारतीय परंपरा में 3 पीढ़ी साथ में नहीं रहनी चाहिए टू मेंटेन बैलेंस। आपके बच्चे, ठीक है, जब आपके बच्चे के बच्चे हो जाएं, जब आप दादा बन जाएं, थोड़ा टाइम लल्ला के साथ खेलो और फिर वानप्रस्थ छोड़ो और जाओ। क्योंकि अगर तुम भी वहां रहोगे, तुम अल्फा और फिर तुम्हारा बेटा भी अल्फा, क्योंकि बाप तो वो भी बन गया है, फ्रिक्शन होगा, आपस में लड़ोगे। इससे बढ़िया सम्मानपूर्वक गद्दी छोड़ो और आगे प्रस्थान करो। ये हमारे टाइम पे चलता है, और इट वॉज सच अ सस्टेनेबल सिस्टम, जिसकी वजह से हम इतनी वेल्थ अर्जित कर पाए और हमने इतने स्ट्रॉन्ग अपने एम्पायर्स क्रिएट किए। वही टाइम अब दोबारा है कि हमारे पास इतनी यूथ है, हमें उनका नेतृत्व करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए, नेतृत्व तो छोड़ो, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्योंकि जिस टाइप हमारे पास ना यूथ डिविडेंड कहते हैं इसको, कि हमारे पास इतनी यूथ है तो हमारे को पैसा मिलेगा, जो भी है हमारा फ़ायदा होगा। बट कई लोगों का ये भी मानना है, जब भी तुम्हारे पास बहुत सारी यूथ होती है ना, उस हिसाब का तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं ड्रॉबैक होता है उस चीज़ का। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं,
एक ऑप्शन होता है यू गो टू वॉर। तो बेसिकली जैसे ही वॉर इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब कुछ बहुत सारा बनने लगता है और एक्सपोर्ट होने लगता है और हथियार बनने लगते हैं, कंजम्पशन बढ़ जाती है। इट्स अ ग्रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यूएसएस पे चलता है। ओके। तो इसलिए यहाँ वॉर करी, चलो हथियार बनाओ, वहाँ वॉर करी, चलो हथियार बनाओ, दो लोगों की वॉर करा दी, चलो हथियार दोनों मेरे से खरीद लो। या तो होगा वॉर या होगी सिविल वॉर। या तो लोग आपस में एक दूसरे का सर फाड़ेंगे या बाहर जाके सर फाड़ेंगे, या तो उनको काम दे दो। ये तीन ही तुम्हारे पास है, काम हम दे नहीं रहे हैं। तो देश ना बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में। अगर आज देखोगे तो सबके अंदर अग्रेशन है एकदम से, जो कहते हैं ना कि पोलराइजेशन हो गई है और ये हो गई है। ये मोदी की पोलराइजेशन नहीं है, ये तुम्हारा खून जो अंदर से अभी जवान खून गर्म है, उसको कुछ करना है। अब उसको कुछ करने के लिए नहीं दोगे, बेसिकली चैनलाइज करो उसको, तो वो लड़ेगा, एनर्जी को, तो वो लड़ेगा, वो किसी ना किसी से उसको लड़ना ही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमें देश में सुख शांति चाहिए, मेरे हिसाब से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है और बच्चों की ज़रूरत है। बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे मैं रहता हूँ पूरे एरिया में 25-30 फैमिलीज़ रहती होंगी, छोटा सा एरिया है। इकलौता बच्चा मैं हूँ, सिर्फ बूढ़े माँ बाप रह गए हैं, सबके बच्चे बाहर हैं। बाहर मतलब कोई दिल्ली से बाहर है और कुछ भारत से बाहर है, बाहर सेटल्ड है। बूढ़े माँ बाप यहाँ रह रहे हैं। कल को कोई मॉब अगर वहाँ आ जाए, आधे घंटे के अंदर तुम 25 घर लूट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि वो बुजुर्ग लोग ऐसे हैं कि वो शायद एक एक थप्पड़ या एक एक मुक्का भी ना खा पाए। और मैं वहाँ पे हूँ, और जब मैं वापस आया दुबई से तो 2-3 ऐसे अंकल आंटी वगैरह मिलने के लिए आए। तो बड़े इनोसेंटली उन्होंने कहा, बेटा अब तो तू ही है, तेरे से ही उम्मीद है, अच्छा तू आ गया, रौनक लगी रहती है, ऐसा लगता है कोई है। द प्लेस बिकेम डेड। और मेरे को वो भारत का ना फ्यूचर नज़र आने लगा कि द प्लेस विल बिकम वेरी डेड एंड वेरी वीक। तो उसको ठीक करने के दो ही तरीके हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ बच्चों की भी, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ अपने गुड्स की भी, और उसको बाहर एक्सपोर्ट करो। बच्चों को यहाँ रखो, सामान को बाहर एक्सपोर्ट करो। करेक्ट। चलो सर, आई थिंक हो गया, हमारे 2 घंटा 20 मिनट हो गए। बढ़िया था, ब्रिलियंट। अब इसमें से आपको क्या मिलेगा मुझे नहीं पता। इसमें से निकालेंगे माल। थैंक यू सो मच परीक्षित भाई फॉर कमिंग ऑन टू द शो। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सीखने को मिला, बहुत बहुत ज्ञान मिला। कितना सही है फैक्चुअली, नोबडी क्लेम्स टू बी एन एक्सपर्ट हेयर। तो भाई कुछ नहीं है, मैं कुछ क्लेम नहीं करता, अपनी रिसर्च खुद करो। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इन्वोकिंग और igniting that, it's a good food for thought. good food for thought, and also igniting that idea or intrigue in your mind to think about such things. बाकी facts वगैरह आप देखते रहो यार। वो इस पॉडकास्ट में तो कम से कम nobody is claiming anything. Actually matter of fact ये है कि किसी भी चीज़ का absolute fact निकालना impossible है। Correct. तो जो तुम कह रहे हो सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख लो और एब्जॉर्ब कर लो जितना हो सकता है, और देन यूज योर ओन इमेजिनेशन, इंटरप्रिटेशन एंड आइडियोलॉजी बहुत टू ड्रॉ टू कंक्लूजन्स। थैंक यू सो मच परीक्षित भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पैर सो गया। अरे कोई नहीं, जगाओ उसे। चलो, नमस्ते।